टुडे वी विल स्टडी जीन थेरेपी, यानी कि जीन थेरेपी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि जीन थेरेपी होता क्या है। सबसे पहले वर्ड्स जो हम देखते हैं जीन थेरेपी, दोनों वर्ड से ही बहुत क्लियर होती हैं हमें चीजें कि जीन की थेरेपी हो रही है। वहां पर थेरेपी के सेंस में होगी कि एक जीन है, राइट, उसको हम क्या कर रहे हैं, न्यू जीन से रिप्लेस कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि यहाँ पे उस जीन की जगह पे न्यू जीन लाएं। तो जीन थेरेपी सबसे पहले हम बोलेंगे कि ऑल्टरेशन है जीन का, राइट, ताकि उसे हम डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकें। ऑलराइट, दैट मीन्स हम यहाँ पर नॉर्मली बोलेंगे कि ये एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ थेरेपी इन विच जीन एक्सप्रेशन कैन बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड, राइट। जीन जो है उसका ऑल्टरेशन हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है। सो इट इज अ प्रोसेस of therapy in which gene alteration is performed to cure diseases, right? जिसमें जीन को हम चेंज कर रहे हैं, चेंज ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर रहे हैं, जीन का जो एक्सप्रेशन है उसे हम बदल रहे हैं, क्योंकि पहले वो डिजीज कॉज कर रहा था, या हो सकता है हमें ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि उसके कारण डिजीजेस हो सकते हैं। तो उस सेंस में हम उसके एक्सप्रेशन को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, राइट। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम डिजीज से प्रोटेक्ट कर सके या फिर डिजीज से क्योर कर सके ऑर्गेनिज्म। सो ये जीन थेरेपी प्रोसेस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। अब हम जब बोलते हैं कि जीन की एक्सप्रेशन को जो हम चेंज कर रहे हैं उसे हम डिफरेंट टाइप से चेंज कर सकते हैं, राइट। वो चेंज जो है वो डिफरेंट टाइप से परफॉर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो जीन थेरेपी में जीन एक्सप्रेशन ऑल्टर होगा, चेंज होगा, ऑल्टरेशन किया जाए, राइट। अब जीन थेरेपी क्यों करवाई जा रही, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों जीन थेरेपी हम परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जो जीन है हमारी बॉडी में, जो जीन प्रेजेंट है उसका एक्सप्रेशन या वो खुद म्यूटेटेड फॉर्म में, राइट, म्यूटेशन है उस जीन में। सो इफ म्यूटेटेड जीन आगे कैरी होता है तो उससे डिजीजेस कॉज हो सकते हैं हमारे, राइट। इसलिए उससे एक पर्सन को डिजीज फ्री करने के लिए हम जीन थेरेपी को अप्लाई करते हैं, राइट। एंड इसको अप्लाई करने के लिए हम जीन एक्सप्रेशन जो है उसको चेंज करते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन को हम 3 टाइप से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हम बोलेंगे 3 टाइप से जीन एक्सप्रेशन चेंज किया जाता है। फर्स्ट होता है रिप्लेसमेंट, सेकंड होता है इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू जीन, राइट। एंड थर्ड होता है इनएक्टिवेशन। सो जीन चेंज जो है वो 3 स्टेप्स में हो रहा है। जीन एक्सप्रेशन को हम 3 स्टेप्स में चेंज कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट की, यानी कि यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। सपोज कोई म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट थी, उस
प्लेस करना, राइट। सो हेल्दी जीन प्लेस होगी तो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली डिजीज फ्री हमारा हो सकता है। सेकेंड बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन, दैट मीन्स बॉडी में ऐसा कोई जीन नहीं है जो हमारे डिजीज को ट्रीट कर सके। सो डिजीज ट्रीटमेंट के लिए हम बाहर से न्यू जीन को इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, राइट। बाहर से आउटसाइड एनवायरनमेंट से न्यू जीन को अंदर बॉडी में सेल्स में इनकॉर्पोरेट कराया जा रहा है ताकि डिजीजेस का ट्रीटमेंट हो सके। यहाँ कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, हम चेंज नहीं कर रहे किसी जीन को, सिर्फ एक न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड है इनएक्टिवेशन, दैट मींस जो म्यूटेटेड जीन है क्योंकि वो अनहेल्दी है, राइट, दैट कैन कॉज डिजीजेस एज वेल। सो इस जीन को हम नॉकआउट कराते हैं, राइट, इनएक्टिवेट कराते हैं, उसे एक्टिव फॉर्म में नहीं रहने देते, राइट। ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड कराते हैं जिसके थ्रू इनएक्टिवेट हो सके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉकआउट, राइट। ये वाला प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबली माइस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म किया गया है। नॉकआउट माइस प्रोसीजर बहुत कॉमन है, माइस में बहुत बार इस प्रोसेस को किया गया, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर म्यूटेटेड जीन को हमने नॉकआउट करा दिया है तो वो इनएक्टिव हो जाता है और ऑटोमेटिकली वहाँ हमारे फिर डिजीज की जो चांसेस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, काफी डिक्रीज हो जाएंगे डिजीज के चांसेस, राइट। सो इस तरह से हम जीन एक्सप्रेशन को 3 टाइप से ऑल्टर कर रहे हैं। हमारा रिप्लेसमेंट, एक जीन को हमने चेंज करना है, एक न्यू जीन को इंट्रोड्यूस कराना है, दैट इज इंट्रोडक्शन, एंड थर्ड इज इनएक्टिवेशन, दैट उसकी जो एक्टिविटी है उसको वहां पर हमें ब्लॉक करना। अब ब्लॉक करने के लिए हम कोई भी प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से 3 टाइप से जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जीन थेरेपी में 2 टाइप्स की जीन थेरेपी हो सकती है। जीन थेरेपी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, right? One is somatic gene therapy and the other one is right? इसे हम जर्मिनल जीन थेरेपी या जर्म सेल जीन थेरेपी के नाम से भी इजीली जानते हैं, राइट। जर्मिनल और जर्म सेल ही लिख लेते हैं, चलो जर्म सेल जीन थेरेपी बेटर लगेगी, राइट। तो इस तरह से 2 टाइप की जीन थेरेपीज हमारे पास होती है, जर्म सेल जीन थेरेपी एंड सोमैटिक जीन थेरेपी। जब हम सोमैटिक की बात करते हैं तो सोमैटिक जीन थेरेपी दैट मींस वो कहाँ प्रोसेस होगी, सोमा सेल्स में, राइट। एंड जर्म सेल है दैट मींस जर्म सेल्स के अंदर जीन थेरेपी प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहते हैं। तो जब सोमैटिक की बात करते हैं तो सोमैटिक जीन थेरेपी अगेन 2 टाइप्स में क्लासिफाई होती है। फर्स्ट आती है हमारी इन विवो सोमैटिक जीन थेरेपी, राइट। एंड सेकेंड आती है हमारी इन विट्रो सोमैटिक जीन थेरेपी। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों के नाम से ही पता चल रहा है, इजीली आइडेंटिफाइबल है कि
कौन सी जीन थेरेपी में क्या हुआ। इफ हम से कह रहे हैं इन विवो सोमैटिक जीन थेरेपी है और इन विवो जीन थेरेपी है, दैट जस्ट सिंपली मींस कि इन विवो है तो बॉडी के सेल्स में ही होगी, बॉडी सेल्स बॉडी में ही प्रेजेंट है उस टाइम पे जीन थेरेपी होगी। दैट मींस बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनमें डायरेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, रिप्लेसमेंट होगा या फिर इनएक्टिवेशन होगा एंड उस प्रोसेस से बॉडी के इनसाइड, ठीक है, बॉडी के एनवायरनमेंट में ही जीन थेरेपी पार्ट ले। वहीं अगर पूरे इन विट्रो है, दैट मींस ये जीन थेरेपी हमारी लेबोरेटरी में कंडक्ट करवाई जाएगी, राइट। दैट मींस लेबोरेटरी में सेल है आउटसाइड बॉडी एनवायरनमेंट, लेबोरेटरी में सेल में जीन्स इनकॉर्पोरेट करवाई जाएगी, राइट। और जीन्स इनकॉर्पोरेट होने के बाद इस सेल को देन बॉडी के अंदर, बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाया जाए, राइट। सो पहले हम लेबोरेटरी कंडीशन में ही जीन को इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, जीन पे वर्क कर रहे हैं एंड देन उस सेल को, उन सेल्स को बॉडी में इनकॉर्पोरेट या ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। सो इस तरह से इन विवो एंड इन विट्रो जीन थेरेपीज यहाँ पे वर्क करती है, राइट। अब देख लेते हैं इन दोनों ही जीन थेरेपीज में डिफरेंस क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, राइट। सोमैटिक जीन थेरेपी हमारे सोमैटिक सेल्स में परफॉर्म करवाई जाएगी, राइट। एंड जर्म सेल्स में जर्म सेल जीन थेरेपी परफॉर्म करवाई जाएगी। सेल्स के नाम के बेसिस पर इन्हें हमने नेमिंग किया है। सोमैटिक जीन थेरेपी सोमैटिक सेल्स में होगी परफॉर्म, जर्म सेल्स जीन थेरेपी जर्म सेल्स में परफॉर्म होगी। सेकेंडली हम बात करेंगे इफ सोमैटिक सेल्स में चेंज करवाया जा रहा है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगी, राइट। एंड इफ जर्म सेल्स में चेंज हो रहा है तो एक्सप्रेशन चेंज होगा हमारे, तो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी देखी जाएगी। दैट मीन्स हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी ये जीन्स ट्रांसफर होंगे अगर इस टाइप की जीन थेरेपी परफॉर्म करवाई जाती है तो, राइट। थर्डली हम बात करेंगे दैट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं सोमैटिक सेल्स में ताकि ये जीन थेरेपी कंडक्ट हो सके। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं जर्म सेल जीन थेरेपी की, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना इतनी एडवांसमेंट नहीं आई अभी तक हमारे पास कि हम जर्म सेल जीन थेरेपी करवा सकें, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि हम अगर इतना चेंज कर पाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बट अभी इतना चेंज नहीं आया कि जर्म सेल जीन थेरेपी को हम करवा सकें, ठीक है। इंडिया में रिसर्च चल रहा है इस पे कि हम मे बी कुछ ईयर्स के बाद इसको इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, बट कुछ हमारे पास अभी बैरियर्स आ रहे हैं। वहीं इस
टाइप की जीन थेरेपी को साइंटिस्ट ने कई बार कंडक्ट करवाया। एंड फोर्थ टाइप डिफरेंस की बात करेंगे तो सोमा सेल्स कौन से होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, ये जो हो गए हमारे सोमा सेल्स कहलाते हैं। जर्म सेल्स हमारे हो गए स्पर्म्स एंड ओवा, राइट, ये सारे हमारे जर्म सेल्स कहलाते। सो इस टाइप से हम सोमैटिक जीन थेरेपी, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी एंड जर्म सेल जीन थेरेपी को डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। Now we talk about success rate of gene therapy, that if gene therapy करवाई जाती है तो इस जीन थेरेपी की सक्सेस रेट क्या रहेगी या कैसे सेल्स के अंदर ये सक्सीड कर पाते। तो दैट मीन्स फर्स्टली हम बात करते हैं कि रिसर्च जो है इन सभी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है कि हम इन डिजीजेस को इजीली कहीं हद तक ट्रीट कर पाए, राइट। सेकेंडली ऑलराइट, दैट मीन्स हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि काफी ज्यादा जीन थेरेपी की रिसर्च चल रही है हीमोफीलिया पे, कैंसर पे, एड्स पे, क्योंकि ये डिजीजेस ऐसे हैं जो क्योर नहीं हो पाते, राइट, जो बहुत रेयरली क्योर हो पाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इनकी क्योर रेट जो है, इनकी जो डिजीजेस की क्योर रेट है वो काफी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, काफी कम है, राइट। सो हम ये बोलते हैं कि जो डिजीजेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मोनोजेनेटिक डिजीजेस एंड सेकंड होते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस। दैट मींस जस्ट सिंपली वी आर सेइंग इफ मोनोजेनेटिक डिजीजेस हैं दैट मींस वहां पर सिर्फ एक जीन इन्वॉल्व है। मोनोजेनेटिक मींस इसका मतलब ही यही है यहाँ पर दैट ओनली वन जीन इज इन्वॉल्व हियर, right, and if one gene is involved in disease then it can be easily cured by gene therapy। अगर वन जीन, एक सिंगल जीन इन्वॉल्व है किसी डिजीज के अंदर तो उसके क्योर चांसेस इस थेरेपी के थ्रू बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उस डिजीज को हम काफी हद तक इस प्रोसेस से ट्रीट कर सकते हैं, राइट। सो क्योंकि सिंगल जीन इन्वॉल्व है तो ट्रीटेड है इसके द्वारा।
और ये डिजीजेस कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। ये डिजीजेस वन जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। एक जीन अगर हमने चेंज कर दिया वहां पर तो इजीली इन डिजीजेस पे हम कंट्रोल ला सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस की, इन विच इन डिजीजेस में मोर देन वन जीन्स आर इन्वॉल्व्ड, राइट। एक से ज्यादा जीन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, राइट। उनके चेंज के कारण ये डिजीजेस होते हैं, लाइक डायबिटीज है, एड्स है, कैंसर है। सिर्फ एक जीन के म्यूटेटेड होने से ये डिजीज नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे जीन्स इन डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारे जीन्स हैं जो मिलकर कंट्रीब्यूट कर डिजीज कॉज कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं। अब अगर हम एक जीन को थेरेपी भी दे देते हैं तो क्या बाकी जीन्स को नहीं देनी चाहिए थेरेपी? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि किस जीन के कारण यहाँ पर ये चेंज आया है, तो हम कितने जीन्स को थेरेपी दे देंगे। इसलिए इन डिजीजेस को कंट्रोल करना इस थेरेपी प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट इस पे भी वर्क चल रहा है कि कुछ हद तक हम हो सका तो मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस पे भी वर्क कर सके और इन्हें डिक्लाइन कर सके डिजीजेस। इनका रेट काफी ज्यादा है तो उन डिजीजेस को हम कंट्रोल कर सकते। लास्टली हम बात करते हैं जो हमारे मोनोजेनेटिक डिजीजेस है, वो इजीली इनके द्वारा ट्रीट हो सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपर्टाइज नीडेड रहेगा और उसके द्वारा सर्वाइवल रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम सक्सेस रेट ऑफ जीन थेरेपी की बात करते हैं। अब जीन थेरेपी है, दैट मींस इसमें इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसी में वेक्टर्स यूज्ड इन जीन थेरेपी, राइट। वेक्टर्स क्या यूज किए जाते हैं जीन थेरेपी? ऑलराइट, जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो एक वेक्टर क्या होता है जो जीन को ट्रांसफर कर रहा है ऑर्गेनिज्म में, राइट। एक कैरियर की तरह वर्क कर रहा है एंड इसमें हम जीन इंसर्ट करेंगे और उसे हम ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वेक्टर जो है कैसा होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। दैट मीन्स उनमें सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो एक वेक्टर में होती है या होती है, और ऐसे आइडियल वेक्टर्स को जीन थेरेपी में यूज किया जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर जीन थेरेपी मोस्टली डिजीजेस के लिए परफॉर्म करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर हमें इन्फेक्शन फ्री चीज चाहिए एंड सेकेंडली बहुत हमें वहाँ पर एक्सपर्टाइज भी चाहिए, राइट। एक्सपर्टाइज इज मच नीडेड बिकॉज अगर कहीं से भी जीन हमारा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है या एक्सपर्ट के अंडर नहीं ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पर साइड इफेक्ट्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सो इसलिए जो वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे लिए आइडियल होना चाहिए, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आइडियल वेक्टर की? राइट, थ्री प्रॉपर्टीज को हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मानते हैं। जैसे नंबर 1 हम बोलते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो वहां पर नहीं होने चाहिए, राइट। नो हार्मफुल इफेक्ट शुड बी देयर एंड सेकेंडली इन्फेक्शन भी ये वेक्टर्स कैरी नहीं करने चाहिए। दैट मींस दे शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस। ये आइडियल वेक्टर की पहचान है कि वो इन्फेक्शन को लेकर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट कॉज नहीं करना चाहिए। सेकेंडली जितना डीएनए बेसिस को वो कैरी कर सकता है
उतना ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। सो कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो काफ़ी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए बेसिस को कैरी कर सके। तो अगर हम वहाँ पे ज़्यादा डीएनए बेसिस इंसर्ट भी कर पाएंगे तो इजीली वो हम ट्रांसफर कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म। थर्डली हम बोलते हैं कि जीन जो है वो टारगेट सेल तक पहुंच जाना चाहिए। सो इट शुड ओनली रीच टू द टारगेट सेल, जहां जिस सेल को हमने टारगेट किया है, जहां पर म्यूटेटेड जीन है वहीं पर उसकी रीच होनी चाहिए। कहीं और अगर वो पहुंच गया तो हमारे बॉडी के सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है वहाँ वो प्रोटीन फॉर्मेशन करने लग जाए एंड उसका साइड इफेक्ट हो हमारे पास। सो एक राइट टारगेट सेल तक पहुँचना भी इसका एक इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं कैरेक्टर होना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे कि ये आइडियल फैक्टर है। अदरवाइज हम इसे आइडियल फैक्टर के तौर पर नहीं बोल पाए, राइट। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हम काफ़ी एथिकल इश्यूज भी फेस करते हैं, राइट, क्योंकि हम एक जीन को बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म में सप्लाई करवा रहे हैं तो काफ़ी सारे एथिक्स इसके खिलाफ होते हैं, इसके अगेंस्ट होते हैं। सो हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज की कि ये एथिकल इश्यूज क्यों प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो फर्स्टली हम बोलेंगे ये एथिकल इश्यूज है कुछ जिनके कारण जीन थेरेपी को हमारी गवर्नमेंट, हमारे कोर्ट्स, हमारे लॉ एंड ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। सो सबसे पहले हम बोलते हैं कि काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं इससे रिलेटेड। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कंट्रोवर्सीज ऑटोमेटिकली वहां क्रिएट हो जाती है। सेकेंडली हम बोल रहे हैं कि हम इस रीजन को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि ये जीन थेरेपी गुड रीजन के लिए हो रही है या बैड रीजन। क्योंकि अगर कोई जीन थेरेपी करवाना चाह रहा है या करना चाह रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो रीजन गुड ही होगा, बट जब हम लेटर ऑन उसके इफेक्ट्स देखते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं, तो हो सकता है बाद में जाके हमें पता चले कि ये रीजन गुड इनफ नहीं था जीन थेरेपी के लिए, और वो डिसीजन बाद में बैड डिसीजन भी प्रूव हो सकता है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि गुड है या बैड है ये जीन थेरेपी, ये थोड़ा सा वहाँ पर क्रिटिकल हो जाता है, राइट। क्योंकि जो भी करवाना चाहेगा वो यही प्रूव करना चाहेगा कि हमारा रीजन गुड इनफ है, हमारा मोटो गुड है, हम गलत नहीं चाह रहे। थर्डली, रिच पर्सन्स की रीच से काफ़ी दूर है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और जिस चीज़ को हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, मतलब कॉमन मैन तक जो चीज़ नहीं पहुंच पाती है उसको सोसाइटी एक्सेप्ट भी नहीं करती है इतना ईजी, राइट। कि इसलिए वहाँ पर कंट्रोवर्सीज का बनना बहुत ईजी है, बहुत ईजी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती है, बिकॉज सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग कि एकदम बिल्कुल डिफरेंट चेंज है, बिल्कुल हमारे जीन लेवल पे वर्क करके थेरेपी दी जा रही है, तो सोसाइटी उस चीज़ को अचानक से जो चेंजेस आते हैं ना उनको सोसाइटी कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती। तो सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं है तो कंट्रोवर्सीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होना ही। एंड लास्टली हम बात करते हैं नॉर्मल कैरेक्टर्स जो हैं ह्यूमंस के, उनको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू, राइट। सो ये भी एक एथिकल इशू है कि कोई नॉर्मल ह्यूमन है, उसको कोई डिजीज नहीं है, कोई म्यूटेटेड जीन्स उसमें प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो जीन थेरेपी कराता है ताकि वो
स्ट्रॉन्ग बन सके, अपने आप को सुपीरियर प्रूव कर सके, क्योंकि हो सकती है कैरेक्टर्स इंक्रीज हो सकती है, तो वो एक एथिकल इशू बन जाता है कि वो हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस भी हो सकता है, राइट। सो इस तरह के कुछ एथिकल इश्यूज उठते हैं हमारे जीन थेरेपी। ऑलराइट, हमने जीन थेरेपी के बारे में बेसिक सा डिस्कशन किया था अभी तक कि जीन थेरेपी क्या होती है, कितने टाइप से होती है। सेकेंडली हमने बोला कि सोमैटिक एंड जर्म सेल जीन थेरेपी है। सोमैटिक सेल को हमने इन वीवो इन विट्रो में डिवाइड किया। हमने जीन थेरेपी की सक्सेस रेट पे बात की, राइट। हमने जीन थेरेपी के एथिकल इश्यूज को देखा। हमने जीन थेरेपी के लिए जो वैक्टर्स यूज होते हैं वो आइडियल वैक्टर्स हैं या उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए उन पे फोकस किया। सेकेंडली हमने ये बोला इफ जीन थेरेपी हम परफॉर्म कर रहे हैं तो 3 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट कर सकते हैं किसी जीन का, इनएक्टिवेशन नॉकआउट मेथड यूज कर सकते हैं, एंड थर्डली हम न्यू जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी या टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज्ड इन जीन थेरेपी क्या क्या हो सकते हैं यूज्ड इन जीन थेरेपी, राइट। तो कौन से मेथड्स हैं जिनको हम इजीली जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम बोलेंगे फिजिकल मेथड्स। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड्स की। दैट मींस वहां पर फिजिकल मेथड्स में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, हम कुछ इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं और उनके बेसिस पर हम जीन थेरेपी प्रोसेस परफॉर्म करें। तो मेथड्स में फर्स्ट फिजिकल मेथड्स में हमारा फर्स्ट टाइप आता है फिजिकल मेथड्स में हम ये 5 मेथड्स देखते हैं। सबसे फर्स्टली बात करते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। दैट मींस इस मेथड में हम किसका यूज करेंगे, एक माइक्रोपिपेट का यूज लेते हैं एंड इस माइक्रोपिपेट के थ्रू हम इस माइक्रोपिपेट को कहाँ इंजेक्ट करते हैं, हमारे सेल के अंदर। एंड सेल के अंदर इंजेक्ट करके हम उस जीन को वहां पर रिलीज कर देते हैं। दैट मींस माइक्रोपिपेट जो है हमारी, जिस जीन को हमें अंदर इंसर्ट कराना है उसके थ्रू माइक्रोपिपेट को यूज करके हम जीन को इंसर्ट कराते हैं। तो दैट इज अ फिजिकल मेथड कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक इक्विपमेंट का हम यूज दे रहे हैं एंड देन हम लोडिंग कर रहे हैं सेल के अंदर। सेकेंड मेथड आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। ये किस पर बेस्ड होता है, ऑलमोस्ट ये हमारा बेस्ड है हाई प्रेशर, राइट। इफ प्रेशर ज्यादा होगा तो इजीली जो जीन है वो इजीली सेल के अंदर एंटर होगा। तो बहुत हाई प्रेशर से जीन को सेल में एंटर करवाया जाता है, राइट। अब शॉर्टकट मेथड में जो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं वो हमारे पार्टिकल्स गोल्ड या टंगस्टन के हो सकते हैं, राइट। इन दोनों में से किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स को यूज किया जा सकता है और इनके बेसिस पर जैसे हमारी गन वर्क करती है, हम जैसे ही ट्रिगर करते हैं बुलेट आगे की तरफ बहुत प्रेशर से जाती है और अंदर जा सकती है। इफ हम वॉल पे भी देते हैं तो बुलेट वॉल को भी क्रॉस कर जाएगी। तो उसी तरह से शॉटगन मेथड प्रिपेयर किया जाता है, बिल्कुल बुलेट की तरह, बिल्कुल हमारी शॉट गन की तरह वर्क करता है और एक शॉट मारता है, प्रेशर के साथ होता है वो शॉट, इसलिए जीन सेल में एंटर हो जाता है। थर्डली हम बात करते हैं निडल इंजेक्शन की। दैट मींस इंस्ट्रूमेंट
क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, निडल, एंड निडल के बेसिस पर जीन को इंजेक्ट करके वहां पर जीन थेरेपी परफॉर्म की जाए ताकि डिजीजेस को क्योर किया जा सके। फोर्थली हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन की, दैट मींस ये बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर, राइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है, वहां पर पोर्स डेवलप हो जाते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो हमारी पीएम होती है सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें पोर्स डेवलप हो जाते हैं, तभी हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। और पोर्स के कारण क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा है, हाई वोल्टेज है, पोर्स डेवलप होने से वहां पे जो जीन है वो इजीली इन पोर्स के द्वारा अंदर एंटर कर सकते हैं। So this method is known as electroporation. And lastly is ultrasound. अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर भी हम किसी जीन को नॉकआउट भी करवा सकते हैं, रिप्लेस भी करवा सकते हैं, राइट। सो इस तरह से ये 5 फिजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम जीन थेरेपी करवाते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स का, इन इक्विपमेंट्स का यूज करके हम इजीली जीन थेरेपी, जीन रिप्लेसमेंट पॉसिबल करवा सकते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करवा सकते हैं, डिजीजेस को क्योर इजीली वहां पर कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे 5 मेथड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की, दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन केमिकल्स, राइट। तो केमिकल मेथड, एंड थर्ड मेथड होता है हमारा लाइपोफिक्शन। राइट, देन केमिकल मेथड है, तो नेम से ही पता चल रहा है दैट केमिकल्स का वहां पर हमारे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, केमिकल्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे एंड केमिकल्स ही जीन थेरेपी प्रोसेस को करवाएंगे, जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करवाएंगे। जब केमिकल्स की बात करते हैं तो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रहता है जो कि इजीली जीन थेरेपी करवा सकते हैं। अब हम बात करें तो ये केमिकल्स कुछ डिटर्जेंट टाइप के नेचर के हो सकते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स भी इन केमिकल्स को कह सकते हैं। और डिटर्जेंट्स जो हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, cationic and thirdly is neutral. That just means anionic है तो नेगेटिव टाइप का डिटर्जेंट है, cationic है that means पॉजिटिव टाइप का डिटर्जेंट है, एंड न्यूट्रल है that means दोनों चार्जेस उस पर प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इन डिटर्जेंट्स के बेसिस पर जीन थेरेपी ट्रीटमेंट हो सकता है। अब ये केमिकल्स करेंगे कहाँ जाकर इंटरफेयर, हमारी जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाकर इंटरफेयर करेंगे और इन केमिकल्स के कारण जो पोर साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पोर साइज काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां वो केमिकल्स डिसॉल्व का काम करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करेंगे और चेंज करेंगे, ऑल्टर करेंगे उनकी साइज को। तो उसके कारण जो पोर्स हैं ऑलरेडी जो प्रेजेंट होते हैं पोर्स, उनकी साइज में चेंज आता है, वो साइज बढ़ जाती है। और इजीली हम कह रहे हैं कि पोर साइज इंक्रीज हो रही है या पोर साइज बढ़ रही है, दैट डायरेक्टली मींस कि यहाँ पर इस सेल के अंदर अब जीन को हम इजीली ट्रांसफर करा सकते, और बढ़ते ही हम कुछ भी बाहर से अंदर भेज सकते, राइट। तो उस बेसिस पर हम जीन को भी बाहर से अंदर की तरफ भेज। थर्ड मेथड आता है हमारा लिपोफैक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि लाइपोसोम्स के बेसिस पर हम जीन थेरेपी प्रोसेस करवाते हैं। लाइपोसोम्स क्या होती हैं, हमारे एक प्रकार के प्रोटीन्स ही हैं, एक टाइप की प्रोटीन्स हैं जिनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है, राइट। तो ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं, वेसिकल टाइप का नेचर इनमें रहता है।
और इस वेसिकल नेचर के कारण ही हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये लाइपोफ्रेक्शन की तरह वर्क करते हैं, एक प्रोसेस की तरह वर्क करते हैं एंड इजीली जो जीन है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, राइट, या जीन थेरेपी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो तीनों मेथड्स हुए फिजिकल, केमिकल एंड लिपोफेक्शन। ये तीनों मेथड्स मिलके अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हमारे डिजीजेस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हमारे डिजीजेस को इजीली क्योर कर रहे हैं। सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि ये हमारे जीन के एक्सप्रेशन लेवल को चेंज कर, तो ये 3 मेथड्स। Now we will talk about advantages of gene therapy. Right, तो इन जीन थेरेपी के एडवांटेजेस क्या रहते हैं ये हम देखें, क्या फायदे हैं। राइट, तो एडवांटेजेस में हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जीन थेरेपी हो रही है तो नॉर्मल लाइफ सर्वाइवल जो होगा वो पॉसिबल हो पाएगा, डिजीज फ्री होंगे पर्सन्स, तो इजीली वो नॉर्मल लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे, रह पाएंगे। सेकेंडली लाइफ सर्वाइविंग एंड डिजीज रिडक्शन है, दैट मीन्स क्योंकि कैंसर से काफ़ी सारी डेथ्स हमें देखने को मिल रही है, एड्स के कारण काफ़ी सारे पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में हम बात करते हैं कि लाइफ सर्वाइविंग बन जाए। डेथ रेट्स जो हैं इन डिजीजेस के कारण काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती हैं एंड इफ डेथ रेट्स रिड्यूस हो रही है तो लाइफ सर्वाइविंग कर पा रही है, एक पेशेंट है वो अपनी लाइफ को जी पाएगा, ठीक है, उसे मरना नहीं था 20 की एज में, स्टिल वो कैंसर के कारण ऐसी सिचुएशन से जाता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि लाइफ सर्वाइविंग हो जाता है, ठीक है, जितनी एज उसकी है उसके अकॉर्डिंगली वो सर्वाइव कर पाता है। एंड डिजीज रिडक्शन, डिजीजेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं हमारे इस जीन थेरेपी। कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो हम मान के चल रहे थे कि मल्टीफैक्टोरियल है, काफ़ी सारे फैक्टर्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं एंड इफ बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं प्लस इन्वायरमेंट, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कैसा फूड ले रहे हैं, कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी एक साथ कंबाइन होकर कैंसर कॉज कर सकते हैं। सो हमारा लाइफस्टाइल प्लस जीन्स दोनों इंटरैक्ट करके कैंसर कॉज करते हैं, तो कैंसर के डिजीज के ट्रीटमेंट पे भी जीन थेरेपी हमने बोला काफ़ी वर्क कर सकती है। माना नो डाउट मल्टीफैक्टोरियल है, बट रिसर्चेस आर गोइंग ऑन कि मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस को भी हम इसके थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थली डिजीजेस डिमिनिश्ड हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे एंड उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाएगा। फ्यूचर डिजीजेस को हम अवॉइड कर सकते हैं इफ हम पहले पता लगा लें या हमें पता है पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू या फैमिली ट्री के थ्रू हम डिजीजेस का पता लगा लें, तो हम फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है डिजीजेस का उसे काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं।
लास्टली हम बात करते हैं हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जीन थेरेपीज करवा के हमारे काफ़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज पे वर्क कर रही है एंड इनके लिए काफ़ी एडवांटेजेस रहेगा। सो जीन थेरेपी के ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जीन थेरेपी कि इनके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं क्योंकि एथिकल इश्यूज हैं और उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस। कई बार हम बोलते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम प्रॉस एंड कॉन्स की तरह भी बोलते हैं। इफ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो जाते हैं जब आप जीन थेरेपी के प्रॉस एंड कॉन्स बताइए, दैट जस्ट मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स, राइट, सेम चीज है। सो डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। राइट, ये सभी इन जीन थेरेपी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इफ हम फर्स्टली बात करते हैं तो क्योंकि जीन थेरेपी में क्या होता है, हमारे बाहर से हम जीन इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, बाहर से जीन को वेक्टर के थ्रू हम ला रहे हैं, ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो उसके कारण हम बोल रहे हैं कि वो बॉडी जो है वो उसे फॉरेन जीन मान सकती है कि बाहर का है, आउटसाइड जीन है, और उसे हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, और एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बॉडी अपनी इम्यूनिटी शो करने लगेगी, अपने एंटीबॉडीज रिलीज करेगी और उस जीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा एंड उसके कारण उस जीन को प्रोबेबली वो वहां पर सर्वाइव नहीं करेगी, राइट। इसलिए फॉरेन सब्सटेंस उसे मान सकते। सेकेंडली, इफ ऐसा कुछ केस होता है तो बॉडी इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस शो करेगी, इन्फ्लेम हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, राइट, स्वेलिंग अप हो जाएगी बॉडी, हैंड्स लेग्स में स्वेलिंग्स आने लगेगी, तो इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस ऑर्गन्स में भी देखने को हमें मिल सकती है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिएक्शंस भी वहाँ पॉसिबल हैं और उसके कारण इम्प्रॉपर रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स भी, रेस्पायर जो है वो इजीली नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो इम्प्रॉपर रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स भी विजिबल हो सकती है। थर्डली हम बोलते हैं क्योंकि मल्टीफैक्टोरियल जीन्स हैं या मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस हैं या मल्टीपल जीन्स के द्वारा जो डिफेक्ट्स हैं उनका कंट्रोल इसके थ्रू इस हद तक पॉसिबल नहीं रहा है, तो ये एक थोड़ा सा हमारा डीमेरिट हो जाता है, डिसएडवांटेज फील्ड में चला जाता है कि ऐसे डिफेक्ट्स को ट्रीट नहीं कर पाएगा जीन थेरेपी, क्योंकि जीन थेरेपी में
मोस्ट प्रोबेबली एक जीन को आप चेंज कर सकते हो, 2 जीन को चेंज कर सकते हो, कितने जीन्स को आप चेंज करो, राइट। और अगर 1 से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होंगे डिजीज में तो वो थोड़ा सा रिस्की मैटर है। सो ये एक थोड़ा सा डिमेरिट है, बट स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन एंड होप सो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सके। कई बार सेल्स में काफ़ी जल्दी डिवीजन होता है, बहुत फास्ट, बहुत रैपिड डिवीजन होता है, और उस डिवीजन के कारण ये जो जीन थेरेपी है, जीन का जो इनॉक्यूलेशन है, जीन को जो हमने अंदर ट्रांसफर करा है, ट्रांसप्लांटेशन करा है, वो फेल हो जाता है। काफ़ी कॉस्टली है, हमने बोला रिच पीपल की ही रीच में है। आम जनता जो है हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो काफ़ी कॉस्टली है और एक्सपर्टाइज बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर एक्सपर्ट के अंडर में ही ये पॉसिबल है, हर कोई इसे परफॉर्म नहीं कर सकता, तो दैट इज जस्ट डिसएडवांटेज। लैक ऑफ एडवांस्ड टेक्निक्स। एडवांसमेंट की बात करते हैं हम, तो एडवांस टेक्निक्स इतनी ज़्यादा इस फील्ड में अभी तक डेवलप नहीं हुई, एंड इफ एडवांस टेक्निक्स नहीं है तो चीज़ें प्रॉपरली हो भी नहीं पाएगी। एक टारगेट जीन तक, टारगेट सेल तक जीन का रीच करना भी थोड़ा सा रिस्की मैटर हो सकता है। सो एडवांस टेक्निक्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है इस फील्ड में। एंड देन लास्टली हम बोलते हैं हमारी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उनके बेसिस पर भी काफ़ी सारे लॉज इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस को वो प्रूव करते हैं। सो इस तरह से हमारी जीन थेरेपी जो है वो वर्क करती है।